हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछला वीडियो कर लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल वगैरह के बारे में। ये जो है अब हम करवाने जा रहे हैं सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और सॉलिड एंगल का जो कंसेप्ट होता है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह निकालने में या फ्लो ऑफ फील्ड जो है उसमें काम आता है, आगे तक काम आएगा ये। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाद में डिस्कस करेंगे, पहले एरिया वेक्टर। एरिया वैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है एरिया, क्योंकि एरिया की कोई डायरेक्शन नहीं होती टू डायमेंशन में। लेकिन जब एरिया वेक्टर की बात आती है तो उस केस में हमने उसको डायरेक्शन असाइन करनी होती है। अब एरिया वेक्टर होता क्या है? एरिया वेक्टर इट इज़ ए वेक्टर having magnitude equal to area of given surface and direction along the normal मतलब perpendicular normal of the surface। जो गिवन सरफेस है उस सरफेस के नॉर्मल डायरेक्शन में, यानी कि डायरेक्शन उधर होगी। तो डायरेक्शन के लिए लगाया जाता है यूनिट वेक्टर। जैसे कि हमारे पास, अब मैं अलग अलग टाइप के एरिया बना देता हूँ। ये बिल्कुल प्लेन एरिया है सीधा, इसका जो नॉर्मल होगा, इसका एरिया मान लो ds है, इसका नॉर्मल इधर होगा, तो एरिया के लिए यूनिट वेक्टर लगा दिया जाता है इस डायरेक्शन नॉर्मल n। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा हमारे पास, इसको हम ds से असाइन कर सकते हैं। a हो तो n d हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिखेंगे n ds, यानी कि ds हो गया इसका मैग्नीट्यूड। ये ds एरिया चाहे ds की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी कि चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर में हो ये, चाहे मीटर स्क्वायर में हो, कैसे भी हो। लेकिन जैसे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये एरिया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ds की जगह तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब ये जो नॉर्मल होगा, अगर मान लो ये एरिया जो है एक्स वाई एक्सिस में है, ये जो हमने एरिया लिया है ये एक्स वाई प्लेन में है, प्लेन के अंदर है, तो इसका जो नॉर्मल होगा वो जेड की तरफ होगा। मतलब अगर हम ds एरिया वेक्टर निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 मीटर स्क्वायर लिया है तो हमने 100 मीटर स्क्वायर, और k हो जाएगा z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, यानी कि ds की वैल्यू हो जाएगी 100 k। ये एरिया वेक्टर हो, इसका मैग्नीट्यूड 100 है, डायरेक्शन किधर है इसकी, z एक्सिस की तरफ। अगर सफियर के ऊपर लेते हैं, कोई भी सरफेस, किसी भी टाइप का सरफेस हो, एरिया वेक्टर जो होता है वो एरिया के नॉर्मल में होता है। मान लो ये हमने एक सफियर ले लिया, इसके सरफेस पे ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस r इसका रेडियस है। अगर हमने इस सफियर के ऊपर ये एरिया सेलेक्ट कर लिया ds एरिया सफियर के सरफेस, इसका जो नॉर्मल होगा वो अलोंग रेडियस होगा, और ये इसका एरिया हो गया। तो एरिया वेक्टर हो गया हमारे पास ds इज इक्वल टू n ds, यानी कि एरिया वेक्टर जो है उसके नॉर्मल से गुना कर दो उसके मैग्नीट्यूड। ये काम आता है। बस एरिया वेक्टर का जो यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर ही होती है, मतलब एरिया वाली, मैग्नीट्यूड तो एरिया ही है, डायरेक्शन के लिए चाहिए हमें। तो डायरेक्शन जो होती है एरिया वेक्टर की वो किधर होती है, अलोंग द नॉर्मल ऑफ द सरफेस। इसलिए एरिया वेक्टर ds को हम n ds कर सकते हैं। a हो और उसका मैग्नीट्यूड एरिया का a हो तो ये n a हो जाएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड a है और यहाँ पर मैग्नीट्यूड ds है,
इजीली NDS हो गया। तो ये है एरिया वेक्टर का कंसेप्ट। अब इसके बाद जो है एक एंगल होता है सॉलिड एंगल। 2 डायमेंशन एंगल हमने पता है, जब दो लाइनें या दो प्लेन एक दूसरे के ऊपर किसी एंगल से झुकी हुई हो, कोण से, तो वो तो 2 डायमेंशन के अंदर होता है। लेकिन सॉलिड एंगल जो होता है वो 3 डायमेंशनल एंगल होता है किसी भी सरफेस का, किसी पॉइंट के ऊपर जो कोई 3 डायमेंशन एंगल, जैसे कि हमने कोई स्फीयर ले लिया। सॉलिड एंगल डेफिनेशन, सॉलिड एंगल होता है एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट द सेंटर ऑफ गिवन सरफेस इन 3 डायमेंशन। एंगल सबटेंडेड बाय ए सरफेस एट द सेंटर ऑफ गिवन सरफेस, उस सरफेस के गिवन सेंटर, गिवन सरफेस। और पॉइंट भी हो सकता है, किसी पॉइंट के ऊपर भी, फिक्स पॉइंट के ऊपर भी, जरूरी नहीं है उसका सेंटर पे, उसके किसी पॉइंट के ऊपर भी हम सॉलिड एंगल देख सकते हैं। जैसे स्फीयर है, इसका ये रेडियस है r, इस स्फीयर का ये हिस्सा सेलेक्ट कर लिया हमने, तो इस पूरे हिस्से ने, इस सरफेस ने, इस गिवन सरफेस एलिमेंट ने इस सरफेस के सेंटर पे, यानी कि स्फीयर के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया है, उसको बोलते हैं d सिग्मा से, इसको ओमेगा से इसको रिप्रेजेंट किया। तो ये बन जाएगा हमारे पास सॉलिड एंगल। अब जो सॉलिड एंगल जो होता है उसको देखने के लिए, जैसे कि कुल्फी होती, कुल्फी इस टाइप की होती है, और ये ऐसे ऊपर वाला हिस्सा हो गया उसका, और इसका हम किसी पॉइंट के ऊपर अगर ये देखें तो हम देखते हैं चारों तरफ से जो है ऐसे होता है। तो ये जो 3 डायमेंशन की जो शेप बनेगी, उस 3 डायमेंशन वाले सरफेस ने, ऊपर वाला जो सरफेस है उस कुल्फी का, उसने इस कोण के सेंटर पे, जो क्यों कोण होता है उसका, इस कोण सॉफ्टी वगैरह बोलते हैं जिनको, उसके सेंटर पे जो एंगल बनाया है 3 डायमेंशन में, उसको सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, इसको ओमेगा से भी, डी ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। कई बुक्स के अंदर ये डी से मिलेगा, ओम वाला साइन। तो इसमें जो है ये सॉलिड एंगल माना जाता है। अब इसको सॉलिड एंगल को निकालने का तरीका क्या होता है, इसको अगर और समझना हमने, कैसे समझे, इसकी जो यूनिट होती है सॉलिड एंगल, और इसकी यूनिट होती है स्ट्रेडियन। स्ट्रेडियन स्ट्रेडियन इसकी यूनिट हो जाएगी, STRAIDAIN, स्ट्रेडियन, ये इसकी यूनिट होगी। और इसका जो फार्मूला होता है वो ये होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू DS कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब DS जो है वो एरिया है, कोस थीटा का कंसेप्ट बताएंगे, कोस थीटा कहाँ से आया है, और r जो है वो रेडियस है। लेकिन ये फार्मूला हमने क्लियर करवाना है, ये कैसे बना। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमने मान लिया कि एक स्फीयर ले लेते हैं हम, r रेडियस का हमने एक स्फीयर ले लिया।
ये उसका सेंटर हो गया। ये सफ़ियर पे हमने ये एक एलिमेंट ले लिया इसका, ये उसका सेंटर ले लिया, मान लो एस ले लिया, और यहाँ से इसको मिला दिया हमने, ऐसे इधर से मिला दिया। ये रेडियस जो है इस सरफेस के सेंटर से, अभी एरिया वेक्टर बताते इसके नॉर्मल की तरफ है, इसके सेंटर में जा रहा है, ये इसका रेडियस। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर ये आर मीटर है, मान लिया कि ये जो पॉइंट एस था ओ पॉइंट से इसकी वैल्यू जो है ना वो आर मीटर है, यानी कि ओ एस इज इक्वल टू आर मीटर। और अब हम यहाँ पे इससे 1 मीटर की दूरी पर, क्योंकि जब सॉलिड एंगल की जब बात आएगी 1 स्टेडियन किसके बराबर होगा, तो 1 स्टेडियन होगा कि 1 मीटर का जो एरिया जो होता है, 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है वो 1 मीटर रेडियस वाले सरफेस के ऊपर कितना एंगल सबटेंड करता है, ds एरिया, यानी कि 1 मीटर के रेडियस का, 1 मीटर के रेडियस का जो सफियर होता है उसका जो एक एलिमेंट होगा वो कितना एंगल, 1 मीटर का 1 मीटर स्क्वायर का एरिया, यानी कि ds की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले और r की भी वैल्यू 1 ले, तो जो d ओमेगा है उसकी वैल्यू 1 स्टेडियन हो जाएगी। तो ये उसकी डेफिनेशन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मान लेंगे P, और ये ले लेते हैं हम, ये जो 1 मीटर की डिस्टेंस पर है, यहाँ से 1 मीटर की डिस्टेंस, ये ऐसे मिला दिया हमने। अब एक सरफेस हमने यहाँ बना दिया छोटा सा, जिसकी रेडियस जो है वो डी ओमेगा के बराबर, मतलब जो एरिया आएगा ये जो 3 डायमेंशन का ये आएगा डी ओमेगा, ये एरिया डी ओमेगा है, और ये एरिया हमने इस सरफेस का डी एस था, इस सरफेस का जो एरिया है वो डी एस है। डी एस इज इक्वल टू है एरिया ऑफ सरफेस एलिमेंट, ये इस सरफेस एलिमेंट का एरिया है, और टी ओमेगा ये सॉलिड एंगल के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका मतलब ये डी ओमेगा हो गया इस सरफेस एलिमेंट में जो सॉलिड एंगल है, ये सॉलिड एंगल हो गया एरिया के बाद। अब यहाँ पर ये 1 मीटर की वैल्यू लेती, ओपी की वैल्यू हमने 1 मीटर ली थी। अच्छा, ये पॉइंट ले लेते हैं हम, इस पॉइंट को जो यहाँ पे पॉइंट P है इसको ले लेते हैं P से M की तरफ, ये PM ले लेते हैं और ये L ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ पर L ले लेते हैं। मतलब जो नीचे वाला जो सरफेस है इसका रेडियस है PM, जो नीचे जो सरफेस था वो PM है, रेडियस ऑफ ए PM क्या है, रेडियस ऑफ ए सॉलिड एंगल एरिया, मतलब ये जो एरिया है सॉलिड एंगल वाला डी ओमेगा उसका, और ये जो ऊपर वाला सरफेस था उसका रेडियस है SL, ये रेडियस ऑफ ए सरफेस एलिमेंट, ये इस सरफेस एलिमेंट का एरिया है। अब इसमें क्या करना हमने, ये देखो ये एंगल जो है ये कॉमन है दोनों सरफेसेस के लिए, मतलब कौन सी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ले लेते हैं हम MOP, इन ट्रायंगल MOP एंड ट्रायंगल LOS, ये एंगल कॉमन हो गया, ये जो है एंगल O जो है वो कॉमन, एंगल O इज इक्वल टू एंगल O, ये कॉमन हो गया, और ये 90 डिग्री हो गया, यहाँ से ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री के एंगल के ऊपर हो गया, यानी कि एंगल MPO इज इक्वल टू एंगल LSO, ये हो गए 90 डिग्री, ईच ऑफ 90 डिग्री। अब दो एंगल बराबर हो गए, तीसरा अपने आप हो जाएगा, इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल MOP
सिमिलर हो जाएगी किसके, सिमिलर टू ट्रायंगल LOS। ये दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर होंगे। अब सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है, इसका मतलब हम M पॉइंट से ये P पॉइंट, MP और L से S पॉइंट, इसका मतलब फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स सिम्प्लिसिटी रूल लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे पास आएगा MP अपॉन इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर, MP अपॉन LS इज इक्वल टू इसका ये ऊपर लिया, इसका परपेंडिकुलर ऊपर लिया तो इसका ही बेस ऊपर होगा, यानी कि OP अपॉन OS, OP अपॉन OS, OP अपॉन OS। इसका मतलब ये इस सरफेस का रेडियस था OP बाई OS। अब OP को इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं हम, OP अपॉन OS इज इक्वल टू MP अपॉन LS। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये जो इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये वन इक्वेशन लगा लेते हैं, इसको स्क्वेयरिंग करते हैं दोनों तरफ, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ अगर इसका हम स्क्वेयर कर दें इस इक्वेशन का, तो हमारे पास ये बनेगा OP स्क्वेयर अपॉन OS स्क्वेयर इज इक्वल टू MP स्क्वेयर अपॉन LS स्क्वेयर। अब OP जो है वो है हमारे पास O से P, वो 1 मीटर है, और OS जो है वो है R है, OS इज इक्वल टू R और OP इज इक्वल टू 1 मीटर। उसका जो रेडियस लिया था वो हमने 1 मीटर, यानी कि इसकी जो डिस्टेंस थी, ये जो पॉइंट है OP, ये 1 मीटर के ऊपर लिया हमने, ठीक है। तो OP की जो वैल्यू आएगी, OP इज इक्वल टू, ये 1 मीटर था वो, तो यहाँ पर OP इज इक्वल टू 1, OS इज इक्वल टू R स्क्वायर। और जो MP, अब इधर ये रेडियस था इस सरफेस का, MP जो है इस सरफेस का रेडियस था, और LS जो है वो इस सरफेस का रेडियस है। इधर हम ऊपर नीचे पाई से गुणा कर देते हैं इसको, पाई इंटू MP स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई इंटू LS का स्क्वायर। अब पाई R स्क्वायर क्या होता है, एरिया, एक जो हमने छोटी सी रिंग सेलेक्ट करी है इसके सरफेस पे, उसका एरिया हो जाएगा A स्क्वायर। अब ये जो MP है ये तो है 1 मीटर के रेडियस का, 1 मीटर के सफ़ियर के ऊपर जो है रेडियस A, वो जो सॉलिड एंगल बनाया है 1 मीटर के रेडियस में, जिसका 1 मीटर स्क्वायर का 1 DS सॉलिड एंगल, तो ये तो है हमारे पास बन जाएगा सॉलिड एंगल, और ये बन जाएगा उस सरफेस का एरिया, यानी कि ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन R स्क्वायर, और ये बनेगा हमारे पास d ओमेगा अपॉन पाई तो है ही नहीं, ये एरिया बन जाएगा उसका DS। अब इसको हम रिवर्स करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा d ओमेगा इज इक्वल टू, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा DS अपॉन R स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का फार्मूला, ये स्मॉल सरफेस एलिमेंट के लिए 3 डायमेंशन के एंगल के अंदर एंगल होता है। ये 2 डायमेंशन का एंगल तो 2 लाइंस में होता है, 3 डायमेंशन का किसी सरफेस के ऊपर, मतलब जैसे कि ये सरफेस है और इस पॉइंट के ऊपर हमने एंगल निकालना है इसका, तो इसको जो है हम यहाँ ऐसे सबटेंड करेंगे। ये सरफेस एक प्लेन के अंदर था, मतलब ये जो पॉइंट भी है एक प्लेन के अंदर है, ये ऐसे,
अगर प्लेन में लेते हैं तो एक सर्कल बन जाता है, नीचे एक डिस्क बन जाती है, और जब इसको 1 मीटर के रेडियस के ऊपर अगर हम इसको घुमा दें ऐसे 1 मीटर का रेडियस ऐसे कर दें तो ये बन जाता है हमारे पास सॉलिड एंगल बन जाता है यहाँ से। जैसे कि सॉलिड एंगल का जो फार्मूला आया है हमारे पास वो ये आया है भाई, ds अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू ts अपॉन आर स्क्वायर। अगर सॉलिड एंगल 1 स्टेडियन है, इसकी वैल्यू 1 स्टेडियन है, तो हमारे पास ये जो है इसकी रेडियस की वैल्यू अगर 1 मीटर है तो सॉलिड एंगल r की वैल्यू अगर 1 मीटर कर दे तो सॉलिड एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ds, इस एरिया के बराबर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मीटर के रेडियस का जो सरफेस बनाएंगे, 1 मीटर के रेडियस का कोई सफियर बनाएं और उसका कोई भी सरफेस एलिमेंट लें तो वो उसके एंगल के ऊपर जो उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है उसको वो सॉलिड एंगल होगा। तो यहाँ से हमने डी ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। ये आर मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए नहीं है, आर मीटर के लिए फिर ये सरफेस था तो ds। अब बात आती है, हमने शुरुआत में बताया था कि ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये कैसे आया ds कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तो तब था जब ये जो रेडियस है ये नॉर्मल टू सरफेस है, और अगर ये सरफेस थोड़ा सा तिरछा हो जाए, मतलब ये सरफेस अब इस टाइप का हो जाए, इस रेडियस वेक्टर से ये तो रेडियस वेक्टर के नॉर्मल सरफेस हो गया, और अगर ये सरफेस थोड़ा सा इसको हम ऐसे टिल्ट कर दें, ऐसे कर दें, थोड़ा तिरछा कर दें, ऐसे झुका दें इसको ऐसे, इसका तो नॉर्मल इधर है और ये जो दूसरा जो सरफेस है उसका नॉर्मल थोड़ा इधर हो जाएगा, इनके बीच का एंगल हो जाएगा थीटा। ये जो दोनों सरफेस हैं, ये जो सरफेस था, ये एक जो सरफेस था वो बिल्कुल एरिया के नॉर्मल है, इसको इधर देख सकते हैं हम, ये तो बिल्कुल एरिया के नॉर्मल हो गया ऐसे, जिसका एरिया ds है मान, ये तो था ds अपॉन आर स्क्वायर वाले में। लेकिन अगर ये सरफेस थोड़ा सा इस रेडियस जिस पॉइंट के ऊपर हमने निकालना है उस सरफेस का जो नॉर्मल है उससे उस सरफेस का नॉर्मल, मतलब इस पॉइंट के ऊपर हमने सॉलिड एंगल निकालना है इस एरिया की वजह से। तो अगर इस एरिया का नॉर्मल थोड़ा सा इधर होगा, जो इस पॉइंट से जो रेडियस जाएगा उससे अगर थीटा एंगल बनाता है तब जो सॉलिड एंगल होगा, यहाँ जो है अगर ये सरफेस होता बिल्कुल सीधा होता तो ये इससे थोड़ा सा इस टाइप का एंगल बनाता है, इस टाइप, ये बिल्कुल नॉर्मल की तरफ हो जाता है, इस सरफेस इधर वाले सरफेस का नॉर्मल, और ये जो S2 सरफेस दिखाई दे रहा है इसका नॉर्मल थोड़ा सा इधर है। तो इसका मतलब इस सरफेस ने इस सरफेस का इसकी तरफ कितना कंपोनेंट है, इस एरिया जो ये दूसरा एलिमेंट लिया हमने जिसका एरिया ds ही लेंगे हम, इस ds एरिया का इसके नॉर्मल की तरफ कितना कंपोनेंट है, ये जो एरिया वेक्टर है ये इधर है, ds एरिया एन उसका नॉर्मल, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा। तो अगर इसके दोनों के नॉर्मल में, मतलब बिल्कुल परपेंडिकुलर r के साथ अगर इसने थीटा एंगल बना रखा है तो इसका मतलब दोनों सरफेसिस के नॉर्मल में थीटा एंगल है। इसका मतलब जो ds एरिया है उसका इस एरिया की तरफ कितना कंपोनेंट होगा वो निकालना है हमने। मतलब ये बन गया हमारे पास, इसका रेडियस, सरफेस का रेडियस ये हो गया और जो दूसरा सरफेस था उसका रेडियस ये हो गया। अब जो दूसरा सरफेस आया है उसके रेडियस में और इस रेडियस के अंदर बीच में थीटा एंगल है, मतलब ये बिल्कुल इसके नॉर्मल था और ये इसके साथ। तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस का इधर कितना कंपोनेंट निकालना है। तो कंपोनेंट के लिए फिर ds का जो इसकी तरफ जो कंपोनेंट होगा वो ds कोस थीटा हो जाएगा। मतलब वही है कि एक वेक्टर r है
उसने किसी इस डायरेक्शन के साथ अगर एंगल थीटा बना रखा है तो इधर आर का इधर कंपोनेंट कितना होता है आर कोस थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना होता है आर साइन थीटा। इसका मतलब हमने जो है इस डी एस एरिया का नॉर्मल इधर था, ये एरिया वेक्टर इधर है, इस एरिया वेक्टर का इधर कितना कंपोनेंट होगा, इस पॉइंट के बिल्कुल परपेंडिकुलर जो लाइन जा रही है, मतलब इसके रेडियस की तरफ कितना कंपोनेंट, इस रेडियस के नॉर्मल कितना होगा। ठीक है, इसने इस रेडियस के साथ एंगल थीटा बना रखा है, तो इस रेडियस के नॉर्मल की तरफ इसकी तरफ कितना हो, तो ये इसका कोस कंपोनेंट आएगा। तो इसलिए अगर ये सरफेस थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है तो हमारे पास सॉलिड एंगल की डेफिनेशन आती है टी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये इसके कंपोनेंट की वैल्यू आती है। ये स्मॉल एलिमेंट हो गया। अगर हम किसी सरफेस को कंप्लीट सरफेस क्लोज करना हमें और यूनिफॉर्म भी है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो सॉलिड एंगल जो है टोटल सॉलिड एंगल निकालना है ओमेगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास ऐसे इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। मान लिया कि ये सरफेस सफियर है, पूरे सफियर का सॉलिड एंगल निकालना है, तो ऊपर जो है सफियर के जो सरफेस होता है उसमें थीटा की वैल्यू तो जीरो होगी, क्योंकि एरिया का रेडियस भी इधर है और इस सरफेस का नॉर्मल भी इधर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल जीरो है, इसका मतलब कोस जीरो 1 हो गया, थीटा की वैल्यू जीरो होगी, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी ओनली डी एस अपॉन आर स्क्वायर। अब सफ़ेयर पूरे सफ़ेयर का जो रेडियस होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है और अपॉन आर स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर 4 स्क्वायर कैंसिल, पूरे सफ़ेयर के लिए जो सॉलिड एंगल होता है वो 4 पाई होता है। अगर हम इसको कर ले हाफ सफ़ेयर कर लेते हैं तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, फिर हाफ सफ़ेयर का रेडियस कितना, एरिया कितना आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि कट जाएगा, हाफ सफ़ेयर के लिए सॉलिड एंगल की वैल्यू हो जाती है 2 पाई। इरेगुलर सरफेस के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। एक फार्मूला और होता है सॉलिड एंगल के लिए, वो फार्मूला जो है टोटल फार्मूला जो होता है वो ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये जो थीटा होता है ये होता है हाफ एंगल, ये हाफ एंगल होता है, इसका डेरिवेशन भी ऐसे ही होता है, लेकिन उसमें हम जिस प्रकार वो निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्फीयर ऑफ ए रिंग का, उस टाइप में निकलता है। तो ये एंगल हो गया, हाफ एंगल होता है। हाफ एंगल मतलब जैसे कि हमने इसका निकालना होता है हाफ सफ़ियर का, तो इसके सेंटर पे जो हेमी सफ़ियर है, सेमी सफ़ियर बोल देते हैं जिसको, ये इसने टोटल एंगल बनाया है कितना 180 डिग्री, तो इसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा 180/2 90 डिग्री। जैसे इस फार्मूले में रखेंगे थीटा की वैल्यू यहाँ पर अब 90 डिग्री होगी, तो सॉलिड एंगल कितना हो गया 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो इसका मतलब सॉलिड एंगल हो गया 2 पाई। अगर ये सफ़ेयर होता तो सफ़ेयर के केस में ये जो एंगल बनाया है सेंटर के ऊपर कितना हो गया 360 डिग्री, टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 360/2 यानी कि 180 डिग्री। 180 डिग्री जैसे यहाँ पुट करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस 180 डिग्री। कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू 1 और -1, 1 कितना हो -1 और उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू 2, 2 पाई इंटू 1 + 1, यानी कि ये हो जाता है 2 पाई इंटू 2, मतलब इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो 4 पाई आ जाती है। ज़्यादातर कंप्लीट सफ़ीर है तो ये 2 पाई में आ जाता है, 4 पाई के अंदर आ जाता है, हाफ के अंदर ये 2 पाई में आता है। वैसे फार्मूला इसका ये होता है ओमेगा इज इक्वल टू डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अगर उस सरफेस का जो एरिया वेक्टर मतलब नॉर्मल है,
एरिया वेक्टर लेते हैं तो अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सरफेस के रेडियस की तरफ है तो थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। तो सॉलिड एंगल जो है ना वो एरिया उस पर सबटेंड करेगा उस पॉइंट पे। 90 डिग्री पे सबटेंड ही नहीं होना। इसका मतलब ये है कि एरिया इरेगुलर सरफेस है तो ऐसे निकालना है, धीरे धीरे उसको जोड़ के यानी कि इंटीग्रेट करके। रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन में तो इंटीग्रेशन इस प्रकार आएगी, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा डी ओमेगा इरेगुलर सरफेस का है तो ये छोटे छोटे सरफेस एलिमेंट लेके और ये इस प्रकार यहाँ पे सरफेस एलिमेंट ले लिया, ये सरफेस एलिमेंट ले लिया, इन सब का डी ओमेगा जोड़ो। लेकिन ये मोस्टली कंप्लीट कर कर आके कितना आ जाता है 4 पाई आ जाता है, ज़्यादातर बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं। मेन फार्मूला डेरिवेशन हमने करवा दिया इसका। तो ये 2 कंसेप्ट करवाए हैं, सॉलिड एंगल और एरिया एलिमेंट। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फिर उसके बाद गोस थ्योरम। तो इनको अच्छी तरह करें, फिर गोस थ्योरम करवाते हैं।